गुड मॉर्निंग बेटा। आई होप आप सब बढ़िया हैं। पिछला रिवीजन आपने कर लिया है। आज का ये सेशन जो हम लोग करने जा रहे हैं, जो हम लेक्चर कर रहे हैं, ये बेसिकली कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर है जो शायद आपको सीखनी ज़रूरी भी हैं और आपसे हो भी नहीं पा रही हैं। थोड़ा सा टाइम लग रहा है आपको ऐसा करने में, तो एक बार हम उनको देखेंगे तो आप अगली बार से आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे पहले बेसिकली इसमें हम कवर करेंगे जो भी हमने होमवर्क दिए थे वो आपसे नहीं हुए तो उनको स्ट्रॉन्ग बनाते हुए चलेंगे और कुछ नए होमवर्क्स देंगे आपको। कुछ नया होमवर्क्स नहीं, होमवर्क देंगे कुछ नया आपको। चलिए, सबसे पहले तो आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था, ऑलमोस्ट इसी से मिलता जुलता। तो एक बार इसको पहले से अच्छे से रीड करिए, एक बार आप क्या समझ में आ रहा है मैं बताता हूं। एक बार दो स्मॉल या टू स्मॉल आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स। अब इसमें एक बात पे फोकस करना, स्मॉल आइडेंटिकल स्मॉल लूप है, आर सेंटर्ड एट दो पॉइंट्स दिए गए हैं, एक 0,2 पे, एक -2,0 पर। क्या आप ये थोड़ी बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ लेते हैं कहां पर होगा? क्या इसका सेंटर y एक्सिस पर हो गया है, इसका सेंटर x एक्सिस पे हो गया है। ये सेंटर दिए गए, बट साथ में ये भी कहा गया है एक xz प्लेन में है और एक yz प्लेन में है रेस्पेक्टिवली। मतलब क्या हुआ, ये वाला जो है वो xz प्लेन में है और सेकंड वाला कहां पर है, yz प्लेन में है। अब कह रहे हैं आगे, फॉर एन ऑब्जर्वर एट द ओरिजिन, एक ऑब्जर्वर ओरिजिन पर बैठा है, करंट इज एंटी क्लॉकवाइज इन बोथ द लूप्स, दोनों लूप्स में करंट कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है। अब यही बात मैं सिखाना चाह रहा हूं, मोस्टली बच्चों ने इसी लाइन को समझ नहीं पाए हैं वो, और ये कहानी पूरी की पूरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जुड़ी है जो क्लास 11th का बेसिक पार्ट था। शुरुआत ही हमने लड़ाई लड़ने की वहीं से की थी और आप वो नहीं कर पाए हैं। दिस इज रिडिकुलस। क्या बोला मैंने? फॉर एन ऑब्जर्वर एट द ओरिजिन करंट इज एंटी क्लॉकवाइज इन बोथ द लूप्स, फाइंड फील्ड एट द लोकेशन, एट हिज लोकेशन। तो पहले तो मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा। चलिए, सेंटर कहां पर है, 0,2 पर और -2,0 पर। पहले तो मैंने दो क्या बना लिए, जो xz प्लेन में है वो कहां पर है, उसका सेंटर ये रहा। तो मैं पहले xz प्लेन में एक लूप बना रहा हूं। xz प्लेन जानते हैं, ये वाला प्लेन। ये बन गया xz प्लेन में एक लूप। थोड़ा सा सुंदर बना दिया इसको, ये बन गया, ये इसका सेंटर हो गया। और सेंटर का पॉइंट क्या लिखा है, 0,2, यानी कि ये y एक्सिस हो गई। अब अगला पॉइंट लिखा है -2,0। अगर ये मेरे ओरिजिन की लाइन हो गई, ये मान ली मैंने ओरिजिन की लाइन, ये ओरिजिन है, ये मेरा लूप रखा है। अब बात कर रहे हैं, अगला है -2, यानी कि -2 इस तरफ होगा ओरिजिन से, तो एक लूप यहां पर रखा है कहीं पर, इसका सेंटर ये रहा, और क्या सेंटर है, -2,0। ये दो लूप्स हो गए, आइडेंटिकल हैं। हो सकता है आपको देखने में ये दोनों आइडेंटिकल ना लग रहे हो तो उसका भी उपाय है, इसको दोबारा से बना सकते हैं हम लोग। अब ना लगे तो अब मेरा कोई कसूर नहीं है इसमें। यहां तक हमने दो लूप बना लिए, ये yz प्लेन में रखा है, ये xz प्लेन में रखा है। अब साथ में एक बात सुनना, मैं एक हिंट दे दूं आपको, अपने पास हमेशा याद रखिएगा, जो सॉलिड लाइन होती है वो मैं मानता हूं बाहर की तरफ है, जो डॉटेड लाइन है वो मानी जाती है अंदर की तरफ है। यही कहानी यहां पर भी है। अब करंट की बात कर रहे हैं, फॉर एन ऑब्जर्वर करंट इज एंटी क्लॉकवाइज। ऑब्जर्वर कहां है, ओरिजिन पर। अब यहां पर इमेजिन किया करिए कि आप हैं ओरिजिन पर, आपसे नीचे की तरफ एक लूप है, बहुत ध्यान से सुनना, आपसे नीचे की तरफ। तो अपनी आईज के नीचे एक इमेजिनेशन करो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉक क्या दी गई है, एंटी क्लॉकवाइज दी गई है। तो अपने आंखों के नीचे की तरफ एक एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की तरफ घुमा के देखो फिंगर्स,
तो एंटी क्लॉकवाइज क्या ये हो गया है? अब आपको पता नहीं कैसा दिख रहा होगा, मैं अपने अकॉर्डिंग देख रहा हूं, मेरे अकॉर्डिंग ये हो गया है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि यूं करके घूमना, ये वाला, ये रोटेशन जो है वो मेरे लिए एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये रोटेशन अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो मैं करंट को भी कैसा बना दूंगा, ऐसे करके, देखा, यानी कि बाहर से अंदर आती हुई करंट है। तो ये आपको खुद इमेजिन करना पड़ेगा, ये बाहर से अंदर आती हुई करंट है, ये अपने सामने क्या करना है, ऑब्जर्वर है, इसके अकॉर्डिंग एंटी क्लॉकवाइज है, तो आपने यहां पर खुद को इमेजिन करना है। और ये वाला जो लूप था वो आपके नीचे है, तो आपके नीचे घड़ी में एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, तो मैंने बना दिया। अब बात करें क्या ये वाला लूप मेरे राइट साइड में है, ये वाला लूप मेरे राइट साइड में है, तो मैं अपने राइट साइड में एंटी क्लॉकवाइज बनाकर देखूंगा। ये बहुत जरूरी है, इसी में गलती हुई है आपसे, वरना ये क्वेश्चन कुछ नहीं था, एकदम लल्लू सा क्वेश्चन है। क्या बोला, अगर मेरे राइट साइड घड़ी चल रख रही होगी तो एंटी क्लॉकवाइज ये होगा। अब पता नहीं आपको मेरे जेस्चर्स दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, बट एंटी क्लॉकवाइज विल बी लाइक दैट, कुछ इस तरीके का होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं एंटी क्लॉकवाइज मतलब मेरी फिंगर्स को देखना, क्या करंट पीछे से होती हुई बाहर आ रही है, मैं जैसी भी इसमें दिख रही है मुझे अपने हाथों के अकॉर्डिंग एंटी क्लॉकवाइज, मैं वैसी ही करंट बना दूंगा, और मैंने वैसी ही करंट बना दी है। दिख गई आपको, ये रही। आप चाहें तो यहां से दिखा दे, तो यहां से बाहर की तरफ आती हुई दिखेगी, कुछ इस तरीके से डाउनवर्ड। ये करंट हो गई है मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज, देखिए ये घूम रही है मेरे लिए करंट, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। अब क्वेश्चन खत्म है। अब क्या करना है, इसी की लोकेशन पर फील्ड निकालना है, ये बात आप सीखे हैं। अगर मैं आपसे पूछता, आप ये खड़े हैं, ऑब्जर्वर हैं, आपके लेफ्ट साइड में एक लूप है और उसमें करंट बतानी है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉकवाइज ये होता है, किसके अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड में ये क्लॉकवाइज हुआ। दिस इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आप कहां से देख रहे हैं और ऑब्जेक्ट क्या है, क्या पोजीशन है दोनों के बीच में। यहां से देखा तो ये क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज क्या है, इसका अपोजिट होता। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने दिया था होमवर्क में, इसमें दो लूप यूं करके रखे हुए थे, दोनों में ही क्लॉकवाइज करंट थी, वो आगे मैं डिस्कस करूंगा, और उसी में करंट में दिक्कत की है आपने। अब चलिए क्या करना है, एक बार इसको लूप को नंबरिंग कर लेते हैं, लेट इट बी लूप 1, लूप 2, एक बार 1 से निकालेंगे, एक बार 2 से निकालेंगे, कहां पर निकालेंगे, ओ पर। तो क्या यहां से ओ तक की डिस्टेंस हमें पता है? आप बोलेंगे सर पता तो नहीं है, कि पता है, दिख तो रही है हमें, इसका ये कोऑर्डिनेट कितना है, 2 है, यानी कि ये वाली डिस्टेंस 2 है। अब एक्चुअल में क्वेश्चन में यहां पर यूनिट नहीं दी गई है, वैसे यहां पर लिखा रहना चाहिए था या तो सेंटीमीटर या मीटर, अब नहीं दी गई है, तो लेंथ के हिसाब से मैं इसको ऑब्वियसली मीटर मान ले रहा हूं, बट इट मे बी रिटन इन दी क्वेश्चन, यहां पर क्वेश्चन में लिखा होगा सेंटीमीटर या मीटर, या और भी जो भी कुछ देना चाहे वो। तो मैंने फिलहाल क्या मान लिया है, 2 मीटर। यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी कितनी है, 2 मीटर। ये भी कोऑर्डिनेट्स पता चल रहा है, यानी कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये रही 2। चलिए अब मैं फील्ड निकाल रहा हूं, मैं B1 की बात कर रहा हूं। फर्स्ट है, इससे सेंटर पे फील्ड, किसी स्मॉल लूप के लिए फील्ड का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन x क्यूब, 2m अपॉन a क्यूब पढ़ा था शायद आपने, a क्यूब से लिखा था। तो B इज इक्वल्स टू जनरल फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन a क्यूब, यही था। यहां पर m क्या था, मैग्नेटिक मोमेंट था। अब आइडेंटिकल लूप्स हैं, रेडियस गिवन नहीं है, तो हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म्स में ही लिखेंगे। चलिए लिखना शुरू करते हैं, B1 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन, यहां से यहां तक का सेपरेशन कितना है, 2 है, तो 2 का क्यूब कितना हो गया, 8। क्लियर है इतनी बात? आप चाहें तो छोटा कर सकते हैं इसको, इसकी डायरेक्शन बोल दीजिए एक बार, डायरेक्शन बोलेंगे क्या? अब जैसी करंट, याद है ना डायरेक्शन किसी लूप के लिए कैसे निकालते थे, एक्सियल पॉइंट पर या किसी भी पॉइंट पर जैसी करंट घूम रही है वैसे ही राइट हैंड की फिंगर्स घुमा दो, ये रखा है लूप, करंट घूम रही है जैसी मैंने बताई थी, कैसी कैसी घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मैंने फिंगर्स को घुमा दी, देखिए इस तरीके से, थंब मेरा किधर चल गया है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो फील्ड की डायरेक्शन किधर आ गई है, अपवर्ड। ये निकला है फील्ड। आप छोटा कर सकते हैं, 2 से काट देंगे तो 4 हो जाएगा,
तो m/4 हो जाएगा ये। अब बात करते हैं सेकंड की। फिर से सेकंड की बात करेंगे तो μ0/4 2m अपॉन r³ r फिर से 2 है, 2 का क्यूब फिर से 8, 2 से फिर कट गया 4 टाइम्स। डायरेक्शन बोलिएगा एक बार, इस बार डायरेक्शन ही इंपॉर्टेंट है। क्या कर दिया मैंने, कहां गया, ये रहा। करंट यूं घूम रही थी अंदर से बाहर की तरफ, जैसी करंट घूम रही फिंगर घुमा दी, क्या ये डायरेक्शन थंब की मेरी राइट साइड आ गई है, तो मैंने फील्ड लिख दिया राइट साइड, ये आ गया। अब मैं यहां पर ऑब्जर्वर हटा के फील्ड दिखा दे रहा हूं आपको क्या है। B1 की वैल्यू है अपवर्ड डायरेक्शन में, B2 की वैल्यू है राइट साइड डायरेक्शन में। दो वेक्टर्स हैं, इन दोनों को ऐड करना है। सिली मिस्टेक जो आप कर देते हैं, ये अपवर्ड है तो पॉजिटिव, ये राइट है तो पॉजिटिव, और दोनों को पॉजिटिव पॉजिटिव मान के जोड़ दिया। ऐसे नहीं ना होता बेटा। कैसे होता है, अरे वो प्लस और माइनस कब चलते हैं, जब वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं। अगर दो वेक्टर एक स्ट्रेट लाइन में होंगे तो हम देखेंगे राइट और लेफ्ट, अप या डाउन। जब ये अलग अलग एक्सिस में हैं तो ये लड़ाई नहीं लड़ी जाती। तो क्या देखते हैं, पैरेललोग्राम रूल लगाते हैं। और पैरेललोग्राम रूल लगाने जा रहा हूं मैं, उसको हटा रहा हूं यहां से, एक बार जल्दी समेट लिया होगा आपने। क्वेश्चन हटा देता हूं, बाकी बाद में लड़ेंगे। अब देखिएगा, नेट फील्ड B क्या होगा, वेक्टर सम होगा B1 प्लस B2 का। वेक्टर सम है ये, B1 और B2 का वेक्टर सम। वेक्टर सम निकालेंगे पैरेललोग्राम रूल से, √a² + b² + 2ab cos थीटा, वेक्टर फॉर्म पैरेललोग्राम का फॉर्मूला। अब यहां पर जरा ध्यान से देखना, क्या ये दोनों सेम हैं। मैं इनकी वैल्यू लिखूं अगर ढंग से तो ये क्या बन जाएगा, m/4, ये भी m/4 है। दोनों आइडेंटिकल है तो दोनों को मैं क्या मान लेता हूं, x मान लिया मैंने। जस्ट लेट या से, ऐसा करने से आसानी रहती है अपने पास। तो फील्ड क्या हो गया, √ का फर्स्ट वेक्टर स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर, ये फॉर्मूला तो याद है ना, मैं नहीं लिख रहा, x² + x² + 2ab cos थीटा, 2x × x × cos। इन दोनों के बीच एंगल कितना दिख रहा है आपको, क्या ये एंगल 90 दिख रहा है दोनों वेक्टर्स के बीच में, cos 90। ये सबको आती होगी बातें। cos 90 की वैल्यू हो गई 0, ये क्या बन गया 2x², अंडर रूट से बाहर आया तो x √2, दैट इज x √2। x की वैल्यू आपने कुछ लेट की थी, ये लिखिए सामने, वैल्यू पुट कर दीजिएगा, μ0/4 m/4, ये x की वैल्यू थी, इंटू √2, खत्म। दिस इज योर राइट आंसर, ये बन गया। अब ये राइट आंसर तो है लेकिन अभी कंप्लीट आंसर नहीं है। कंप्लीट आंसर में क्या और होती है, डायरेक्शन होती है। तो डायरेक्शन की बात मैं करूं, दो इक्वल वेक्टर्स का रिजल्टेंट उनके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करता है। बहुत पुरानी पंचलाइन है। तो नेट फील्ड B कहां हो जाएगा, ये बन गया, ये रहा 45 डिग्री। तो आप इसको लिखेंगे कैसे, ये हो गया फील्ड। लिखना क्या है, दो तरीके से लिख सकते हैं, 45 डिग्री फ्रॉम दी x एक्सिस, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम दी x एक्सिस। कई तरीके लिख सकते हैं। दूसरा सबसे यूनिक तरीका होता है, यहां डायग्राम में क्या कर दीजिए, अल्फा बना दीजिए, बड़ा बड़ा अल्फा बना दिया अल्फा, और यहां लिख दीजिए अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। सबसे अच्छा तरीका, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस डायग्राम में अल्फा लिखा होना चाहिए, कौन सा वाला है। अल्फा लिख दीजिए यहां पर और बता दीजिए कितना है, 45, दैट्स इट, खत्म कहानी। क्लियर है इतनी बात, आई होप आप समझ गए हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में कुछ समझ में लगा आपकी क्या कमी थी। अब बात करते हैं जो होमवर्क का क्वेश्चन मैंने दिया था, इसी जैसा। वहां पर कुछ एक ट्विस्ट था, वहां पर ट्विस्ट ये था कि लूप स्मॉल नहीं था, पहला।
देखिए अब मैं आपको क्वेश्चन रिकॉल मैं लिख नहीं सकता, इतना बड़ा क्वेश्चन बहुत टाइम लग जाएगा मेरा वेस्ट। आपके पास क्वेश्चन है, वो था सेकेंड लेक्चर में आई थिंक था। जो लोग जानते हैं वो कमेंट कर देंगे किस लेक्चर का होमवर्क था। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो में थोड़ा एडिट करके उसको चिपका दिया जाए, लेकिन देखते हैं ऐसा हो पाएगा या नहीं। आपको क्वेश्चन ढूंढना है तो मैं लिंक डाल दूंगा वीडियो का, इतना कर सकता हूं ताकि कुछ देख पाए, वरना कोशिश करूंगा जो भी हो सकेगा बेस्ट पॉसिबल। बाकी मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं। क्वेश्चन ये कह रहा था कि दो सर्कुलर लूप्स हैं, दो सर्कुलर लूप्स हैं जो वाई जेड प्लेन में रखे। सुनते हैं एक बात, दो सर्कुलर लूप हैं जो वाई जेड प्लेन में रखे हैं। एक की रेडियस है, मान लिया लूप 1 है, इसकी रेडियस r है, और लूप 2 की रेडियस 2r है। ऐसा गिवन है क्वेश्चन में। क्लियर है? दो लूप हैं, एक की रेडियस r, एक की रेडियस 2r, और दोनों कहां रखे हैं? वाई जेड प्लेन में रखे हैं। एक का जो सेंटर है वो -r,0 है और दूसरे का r,0 है। ऑब्जर्वर कहां है? सेंटर पे है, और दोनों के लिए ही करंट क्लॉकवाइज है। यानी कि ऑब्जर्वर के लिए दोनों में करंट कैसी है? क्लॉकवाइज है और आई है। आई होप आपने सुन ली है दोनों। अब मैं बनाता जा रहा हूं जल्दी जल्दी, ऐसा कुछ डाटा मेंशन है, देखिएगा जल्दी से। एक लूप हो गया, दो लूप हो गए। ये रहा मेरा ओरिजिन, इसका सेंटर -r,0, इसका सेंटर r,0। अरे तो इतनी गणित तो हम जानते हैं थोड़ी बहुत बेसिक। इन दोनों के बीच का टोटल सेपरेशन कितना हो गया है? अरे 0 से r इस तरफ और 0 से r इस तरफ, तो टोटल सेपरेशन हो गया 2r। ये ऑब्जर्वर बैठा है, क्या बोल रहे हैं? इसकी रेडियस r है और इसकी रेडियस कितनी है? 2r। मैं लिख नहीं रहा हूं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनने लगेगा डायग्राम। आप देख सकते हैं ये 2r है, ये r है। अब कह रहे हैं कि इस ऑब्जर्वर के लिए दोनों में ही करंट कैसी है? क्लॉकवाइज है। तो फिर से वही कहानी, ऑब्जर्वर के एक लूप राइट साइड में है, एक लूप लेफ्ट साइड में है। अब आपने जिसने भी अटेम्प्ट किया वो चेक करिएगा कि क्या आपने सही अटेम्प्ट किया है। मेरे राइट साइड वाले लूप के लिए मैं क्लॉकवाइज करंट देखूंगा। मेरे पहले मैं इसके लिए देख रहा हूं, राइट साइड वाले के लिए मैंने रख लिया, राइट साइड अपनी नजर कर ली और देखा कि क्लॉकवाइज क्या है? क्लॉकवाइज ये है, यही है ना क्लॉकवाइज, ये रहा क्लॉकवाइज। यानी कि करंट बाहर से घूम के अंदर जा रही है, ये चल रही है करंट, दिख गई है। ये घड़ी चलती है ऐसी, और ऐसी करंट घूम रही है, ऐसी करंट घूम रही है, तो मैंने बना दिया एरो। यही बनाना सीख लेना बच्चे। अब बात करें मेरे लेफ्ट साइड वाले के लिए क्लॉकवाइज क्या है? ऑब्जर्वर मैं हूं ना, तो मेरे राइट साइड के लिए देख लिया, लेफ्ट के लिए डिसाइड कर रहे हैं, लेफ्ट के लिए क्लॉकवाइज ये है। मेरे लेफ्ट में घड़ी ऐसे चलती है। अरे घड़ी भी देखने में तो परेशानी नहीं है ना, कोई नहीं होगी घड़ी, घर में घड़ी होगी, दो घड़ियां होंगी, रख लो अगल बगल। सबको पता है इतना। क्लॉकवाइज यानी कि करंट अंदर से होती हुई बाहर आ रही है। किसी एक ब्रांच पे नजर रखा करो बस। मेरा कहने का मतलब क्या है? किसी एक साइड, दो साइड में बोल सकता हूं, वैसे लूप में तो कोई साइड होती नहीं है, लेकिन एक तरफ इस तरह से मैं इमेजिन जैसे मैं करता हूं वो बता रहा हूं कि मैंने क्या बोला, ये वाली साइड अंदर है और ये वाली साइड बाहर है। तो मैं किसी एक साइड पे फोकस रखता हूं कि वहां पर क्या हो रहा है। अगर मैं अंदर वाली साइड पे देखूं तो क्लॉकवाइज में करंट अंदर से, अंदर वाली साइड में ऊपर चल रही है, तो बस मैं इसी बात पे फोकस रखता हूं, बस किसी एक साइड पर। तो अंदर वाली क्लॉकवाइज मतलब क्या होगा? मैं ऐसे घुमाऊंगा, जैसे यहां, जैसे मैंने यूं घुमाया तो अंदर वाली साइड से करंट मुझे क्या दिखी? ऊपर चढ़ती हुई दिखी है, तो मैंने अंदर वाली साइड पर करंट ऊपर चढ़ा दी है बस। और दोनों में करंट कितनी है? आई है बस। अब पूछा गया है फील्ड बता दीजिए कहां पर? इस ऑब्जर्वर की लोकेशन पर। तो ऑब्जर्वर की लोकेशन बताएं, पहले यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी आर है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी आर है। एक बात सुनना, क्या ये लूप स्मॉल है?
आप बोलेंगे सर आर की वैल्यू तो पता ही नहीं है, तो स्मॉल कैसे मान लें, स्मॉल है कि नहीं, हम कैसे कह सकते हैं? बेटा स्मॉल और लार्ज या ये डिपेंड करता है कि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कहां है, किस पॉइंट पर फील्ड निकालना है। अगर ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द रेडियस, देन हम कहते लूप कैसा है, छोटा है। ये लाइन मेरी सुन पाई है आपने? सभी बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है, स्मॉल लूप का मतलब 2 सेंटीमीटर का लूप होगा तो वो स्मॉल मान लेंगे, 1 सेंटीमीटर रेडियस का लूप होगा तो उसको स्मॉल मान लेंगे। ऐसा नहीं होता बच्चे। क्या देखना होता है हमें कि क्या जिस पॉइंट पर फील्ड निकालना है वो बहुत दूर है एज कंपेयर टू द रेडियस, तब करते हैं इग्नोर। चलिए, ये मेरा लूप 1 था, ये लूप 2 था। मैं एक बार लूप 1 से फील्ड निकाल रहा हूं। फील्ड का पहले फॉर्मूला लिखूंगा, जैसे मैंने आपको याद करने का तरीका बताया। फॉर्मूला क्या था? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन ए क्यूब फॉर्मूला हुआ करता था। ये क्यूब लिखा है हमने। अब मैं इससे पीछे बढ़ता जाता हूं। m का मतलब क्या होता था? NIA। n क्या होते थे? नंबर ऑफ टर्न्स। तो n यहां पर है नहीं, i और a एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं फॉर्मूला, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। क्या ये माइनस आर कॉमा 0 बहुत हो गया लिखा हुआ? चलिए थोड़ा आई भी ऊपर करते हैं। वेरी गुड। हाँ, 2 लिख दिया। 2 m का मतलब NIA। n नहीं है, नो नंबर ऑफ टर्न्स, केवल सिंगल टर्न है, सिंगल लूप है, तो n है नहीं। i एरिया कितना हो जाएगा? क्या इसकी रेडियस r है तो एरिया कितना बन गया? पाई आर स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात? यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? ऊपर वाली लाइन बन चुकी है। डिवाइडेड बाई ए क्यूब है। अब यहां पर याद करिए ए क्यूब कब आया था, बस थोड़ी सी इमेजिनेशन है। चाहे तो आप नीचे वाली लाइन याद भी कर सकते हैं कि जब रेडियस को इग्नोर किया तब ये आया था, नहीं किया तो क्या रहता था हमारे पास? जनरली बता दूं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये कब रहता है? जब रेडियस छोटी ना हो। तो बस इस फॉर्म में रख देना है मुझे। आर स्क्वायर यानी रेडियस का स्क्वायर कितनी है? आर स्क्वायर प्लस यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी आर है तो वो भी हो गया ए स्क्वायर की पावर 3/2। देखने में पावर से बहुत खतरनाक लग रहा है, हमें ज्यादा डील नहीं करना, हमें बस क्वेश्चन सीखना है क्या हो रहा है। कैलकुलेशन बाद में निपट जाएगी, कोई बड़ी काम नहीं है ये। तो पहले तो कुछ कट रहा है तो काट दीजिएगा। पाई से पाई समाप्त, 2 से ये 2 टाइम्स फिनिश। तो क्या बन गया? b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 i इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, क्या ये 2r स्क्वायर की पावर 3/2 हो गई है? अब यहीं पे गलती की है मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स ने। 2r स्क्वायर की पावर 3/2 है। सुनना, अब ऐसे ही सुनना मेरी बात। अगर कहीं लिखा है, बच्चों की गलती सुनना, x इंटू वाई का होल क्यूब लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? क्या केवल एक पे क्यूब है या दोनों पे ही क्यूब है? इसका मतलब होता है x का भी क्यूब है, y का भी क्यूब है। यहां पर भी तो देखिए 2 और r स्क्वायर दोनों लिखे हैं, तो 2 का भी 3/2 है और r का भी 3/2 है। ये इमेजिन कर पाते हैं? छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक है जो आप करते हैं। तो लिख रहे हैं म्यू नॉट अपॉन 2 i r स्क्वायर। इस बार थोड़ा डिटेल में लिख रहा हूं, अगली बार नहीं लिखूंगा। तो पहले मैं लिखूंगा 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2 क्या ऐसे लिखी जा सकती है? 2 की पावर 3/2 ऐसे लिख सकते हैं। 2 का क्यूब यानी कि 8, 8 का अंडर रूट सबको पता है, 8 का अंडर रूट क्या होता है? 2√2। ऐसे नहीं आता तो 2 का क्यूब लिख लो, 2 इंटू 2 इंटू 2, क्या 2 का क्यूब यही हुआ? इसका अंडर रूट लेंगे, 1/2 का मतलब अंडर रूट, तो 2 और 2 मिलके बाहर आ गया, 1 2 बाहर आ गया, क्या बचा? √2 हो गया। जिसको सीखना है वो सीख सकता था ऐसे। तो मैं लिख रहा हूं फाइनली 2 की पावर 3/2 का मतलब 2√2, r स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल यानी कि r क्यूब, r स्क्वायर से क्यूब कैंसिल। तो फाइनल क्या बच गया? ये b1 चल रहा है अपने पास फर्स्ट का, म्यू नॉट i अपॉन 4√2 r, and this is your rough work which is going to be deleted.
यहां तक क्लियर है? अब ये तो फील्ड निकला है, डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन कैसे निकालना बताया था, जैसे करंट घूम रही है वैसे ही राइट हैंड की फिंगर्स घुमा दीजिए। करंट यूं घूम रही है, आपको यहां से देख के पता चल जाना चाहिए करंट यूं घूम रही, मैंने ऐसे ही राइट हैंड की फिंगर्स को घुमा दिया है। थंब आ गया है लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड आ गया तो मैंने इधर लिख दिया लेफ्ट। यहां भी लिखेंगे अभी थोड़ी देर बाद। चलिए ऑब्जर्वर को निपटा देते हैं। ये लिख गया B1, किस तरफ आ गया, लेफ्ट साइड। अब बात करते हैं B2 की। जल्दी से देखें, आपकी बात मैं स्पीड से करूंगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, लगाना ही लगाना है। 2m अपॉन आर, ए क्यूब होता था, 2m का मतलब I इंटू ए, आई एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन इसकी बेचारे की रेडियस कितनी है, 2r रेडियस है। कितनी है, 2r रेडियस है, तो 2r का स्क्वायर करेंगे तो 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का 3/2। रेडियस का स्क्वायर करेंगे तो आप यही कंफ्यूज होते, रेडियस कितनी है, 2r है, स्क्वायर करेंगे तो कितनी बनी, 4r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a का मतलब क्या था, एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, r स्क्वायर की पावर 3/2। पाई लगाना तो रह ही गया। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर लीजिएगा। क्या इस पूरे 4 पाई से 4 पाई खत्म, क्या बचा, म्यू नॉट 2i अपॉन, ये देखना क्या 5r स्क्वायर हो गया अंदर, 4r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर यानी कि 5r स्क्वायर हो गया है, तो 5r स्क्वायर की पावर 3/2। अब क्या ये पिछली वाली बात से आप सीखे थे, r स्क्वायर की पावर 3/2 करेंगे तो r क्यूब मिलेगा, 5 की पावर 3/2 करेंगे तो पहले 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कैसे लिखते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5, और उसका क्या है, अंडर रूट, अंडर रूट। इतनी बात बेसिक पता है। अब अंडर रूट करने का मतलब क्या है, 5 के जो पेयर बनते हैं वो बाहर निकल के 1 बन जाता है, 5 के पेयर यानी 5 बाहर, अंडर रूट के अंदर क्या बचा, 5। तो 5 की पावर 3/2 का मतलब हुआ 5√5। ये बहुत आसान है। मैं आपसे बोलूं 3 की पावर 3/2 क्या बनेगा, आप बोल देंगे 3√3। बड़ी स्पीड से, एकदम खतरनाक वाली स्पीड होनी चाहिए आपके पास। अब चलिए, तो क्या बोला मैंने, B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट 2i अपॉन 5√5, ये r स्क्वायर और चिपका हुआ है ऊपर, डिवाइडेड बाई r क्यूब। ये वाला r स्क्वायर था, r स्क्वायर से r क्यूब खत्म हो लेगा, क्यूब खत्म, सिर्फ क्या बच गया, r। शायद दिख जाएगा, एक लाइन लिख दूं, अगर तो नहीं दिखेगा तो भी ठीक है, तो मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं, क्या लिख दे रहा हूं, B2 इज इक्वल टू, सुनाई दे रहा होगा, म्यू नॉट 2i अपॉन 5√5। दिस इज B2। डायरेक्शन पता करिए इस बार इसकी, जैसी करंट घूम रही है वैसी राइट हैंड की फिंगर्स घुमा देंगे। करंट अंदर से होती हुई आ रही है तो मेरी फिंगर्स भी अंदर से होती हुई आएंगी। और थंब किधर चला गया है, क्या ये राइट साइड चला गया है, राइट साइड चला गया है, तो B2 की डायरेक्शन हो गई राइट साइड। अब बस मुझे इनको वेक्टर की तरह ऐड कर देना है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए, वेक्टर की तरह ऐड कर देना है। हटा रहा हूं उसको, बस केवल B1 की वैल्यू रखूंगा, बाकी सब हटा रहा हूं। देखते रहना, मेरे इतना पास आ जाता है ये बोर्ड से कि कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी चीजें मिस हो जाती हैं, तो आप देख लेना कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हुई हो। तो नेट फील्ड B की बात कर रहा हूं, क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ B1 प्लस B2। बहुत बार सिखा दिया है कि जब वेक्टर कोलिनियर हो तब हम सीधा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अपोजिट और राइट और लेफ्ट वाला।
जो राइट में है पॉजिटिव है, जो लेफ्ट में है नेगेटिव है, तो मैं लिख सकता हूं B इज इक्वल टू B2 पॉजिटिव का है, B1 नेगेटिव का है। B2 माइनस B1 कर दीजिए, कर देते हैं। B2 की वैल्यू लिखिए म्यू नॉट 2i अपॉन 5√5 r माइनस B1 की वैल्यू लिखिए म्यू नॉट i अपॉन 4√2 r। जो कॉमन है बाहर खींच लीजिए। मुझे कॉमन क्या दिख रहा है, म्यू नॉट कॉमन दिख रहा है, i कॉमन दिख रहा है और r, म्यू नॉट i और r कॉमन दिख रहा है। मैं बाहर समेट लेता हूं इन दोनों को, दो नहीं इनफैक्ट तीन हो गए, म्यू नॉट i अपॉन r। क्या बच गया यहां से 2 अपॉन 5√2, 5√5 माइनस 1 अपॉन 4√2। आप यहां पर छोड़ सकते हैं इसको, आप यहां पर छोड़ सकते हैं अगर आपको कैलकुलेशन से बहुत ज्यादा डर लगता है तो। कल के लेक्चर में भी मैंने एक क्वेश्चन दिया था एंड दैट क्वेश्चन वाज, मैं भूल गया क्वेश्चन, समथिंग ऐसा था, लास्ट लेक्चर का होमवर्क था। बता दूं क्वेश्चन जहां तक मुझे याद आ रहा है। दो सेमी इनफाइनाइट वायर थे स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, जो स्टार्ट कर रहे थे ओरिजिन से। दो सेमी इनफाइनाइट वायर थे, मैं इसको थोड़ी सी हिंट दूंगा बस आपको। अब सेमी इनफाइनाइट का मतलब हुआ एक एंड तो डेफिनेट है और दूसरे एंड क्या है, इनफाइनाइट है। दोनों में करंट आई थी, एक में माइनस y डायरेक्शन में थी, एक में प्लस x डायरेक्शन में थी। ये रही मेरी x, ये रही मेरी y। दोनों में करंट आई थी। आपसे किसी एक पॉइंट पर फील्ड पूछा गया था, दिस इज योर ओरिजिन, और वो पॉइंट था 3,4। इस पॉइंट पर फील्ड पूछा गया था। आई थिंक आप सबको याद आ गया होगा। मैं क्वेश्चन वैसे कोशिश करूंगा यहां पे लिख के चिपका दूं। चलिए इतना हमने कर लिया है। अब बात करते हैं कि इस पॉइंट पर फील्ड निकालना किसकी, कहानी वही पुरानी है। एक को वायर 1 मान लेंगे, एक वायर 2 मान लेंगे। तो किसी एक को वायर 1 मान लीजिएगा। चलिए किसको मान लेते हैं, चलिए इसको वायर 1 मान लेते हैं, इसको वायर 2 मान लिया। तो पहले मैं वायर 1 की वजह से यहां पर फील्ड निकालूंगा। क्या आप सभी को ये 3,4 का मतलब समझ में आता है? 3,4 का मतलब है x पे 3, y पे 4, यही मतलब है ना। चलिए तो आपको टास्क पता होगा, किसी वायर की वजह से किसी पॉइंट पर जब फील्ड निकालते हैं, किसी स्ट्रेट वायर की वजह से, तो क्या करते हैं, सबसे पहले उस पॉइंट से वायर पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। यही कहानी थी। तो मैं अभी वायर 1 से निकालने जा रहा हूं इस पॉइंट के लिए, तो यहां से यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। दिस इज नोन एज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये पॉइंट कितना है, 4 है, यानी कि y पर इसकी डिस्टेंस कितनी है, 4 है, यानी कि दिस डिस्टेंस इज 4। कंफर्म बात हो गई इतनी। तो मुझे अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a मिल गया। अब बात करते हैं दूसरा काम हम जो देखते थे, कल बहुत सिखाया था, φ1 और φ2 देखा करते थे। ये वाला एंड कहां तक गया है, क्या इंफिनिटी तक गया है? तो ये जो एंगल बनाएगा दैट एंगल विल बी डेफिनेटली 90, वो इंफिनिटी से आ रहा है, मैंने कल सिखाया था। ये वाला एंगल जो एक बन रहा है, इसको मैं कुछ मान लेता हूं, लेट इट बी φ1। इसको कितना मान लिया है, φ1 मान लिया है। और ये φ2 जो ये बनेगा, जो इंफिनिटी पर जाकर कहीं बनेगा, ये φ2 डेफिनेटली कितना है, 90, बिकॉज ये एंड कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है। तो अब मेरी कहानी बड़ी सिंपल होगी। फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो फील्ड का फॉर्मूला फॉर स्ट्रेट वायर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन φ1 प्लस साइन φ2। मैंने आपको बोला भी था जब मैंने एक स्पेशल केस कराया था फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर, और बोला भी था कि ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है, एक तरीका बताने की कोशिश की गई है। ऐसा मत समझिएगा कि सेमी इनफाइनाइट के लिए वो फॉर्मूला बन गया है, वो स्पेशल केस था। किस सिचुएशन में,
जब सेमी इनफाइनाइट वायर के नॉन इनफाइनाइट एंड के पास था पॉइंट पी। यहां पर पास नहीं है, थोड़ा सा एंगल है। चलिए, क्या साइन फाइव टू 90 है? साइन फाइव वन की वैल्यू मुझे निकालनी है, एंगल पता नहीं है 30 है कि 60 है। कुछ लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि 45 होगा, ऐसे नहीं होता काम। मेरी बात सुनना ध्यान से, ये वाली साइड 4 है। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग, इस पॉइंट का मतलब ही क्या था कि एक्स एक्सिस पर इसकी डिस्टेंस कितनी है? 3 है। इस पॉइंट का मतलब यही है। तो एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कितनी है? 3 है, यानी कि ये वाली डिस्टेंस कितनी है? 3 है। ये वाली डिस्टेंस 4 है। साइन थीटा या साइन फाई जो भी आप बोले, वो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यही होता है। तो फाई के सामने वाला परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस ये हुआ। अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये डेफिनेटली कितनी होगी? 5 होगी। कौन से लॉ से? कौन सी थ्योरम से? पाइथागोरस थ्योरम से। बहुत पता है, अरे 3 4 5 तो रटी रहती है बच्चों को, 3 4 5 डेफिनेटली। तो अब साइन फाई वन की वैल्यू मैं लिखने जा रहा हूं, देखना ध्यान से। B is equals to mu naught upon 4 pi. Current is given I. A क्या होती थी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज 4. साइन फाई वन का मतलब हुआ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 3/5 प्लस साइन फाई टू का मतलब साइन 90 यानी कि 1। क्लियर इतनी बात? थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा। B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 538 अपॉन 5। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 40 लगने लगेगा। तो B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट, थोड़ा सा काट भी सकते हैं, 4 से इसको काट दिया 2 बार, 2 से इसको काट दिया 2 टाइम्स। तो क्या बन गया? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 10 पाई। एक बार कैलकुलेशन देख लेना, बिल्कुल सही है, 10 बिल्कुल ठीक है। अब डायरेक्शन की बात करते हैं। ये वायर था, करंट इस तरफ जा रही थी। तरीका बताया था, जिधर करंट है उस तरफ राइट हैंड की फिंगर्स को रख लो। करंट की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स को रख लिया। किस पॉइंट पर निकालना है? इस पॉइंट पर निकालना है। इसको कुछ नामकरण कर देते हैं, लेट इट बी पी। पी पर निकालना है, तो पी की तरफ पाम रख ली, फिस्ट को क्लोज किया, थंब आउटवर्ड आया, आउटवर्ड यानी कि डॉट। अरे कुछ समझ में लगी बात? क्लियर है? अब क्या जल्दी से B2 निकाल लें? अब B2 के लिए फिर से लड़ाई लड़ूंगा मैं, और इस डायग्राम को सुंदर बनाने की कोशिश करूंगा, यानी कि फिर से मैं ये सब क्लीन करूंगा अब। और क्लीन ना करके मैं दोबारा डायग्राम बना देता हूं, ताकि आप सबको थोड़ा सा अच्छा सा फील हो। ये हटा दूंगा। ये था पॉइंट मेरे पास 3,4, यही था। अब मुझे क्या करना है? इस वायर 2 की वजह से निकालना है। इस वायर 2 की वजह से फील्ड निकालना है। ये मेरा वायर 2 है। तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहला काम जो आपके दिमाग में आना चाहिए वो क्या आना चाहिए कि इस पॉइंट से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, तभी तो मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलेगी। तो मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इस परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होगी? सीधा सा मतलब उसका पॉइंट चिल्ला रहा है कि वो x पर 3 है। क्या यहां से यहां तक x की में डिस्टेंस बन रही है? ये x एक्सिस ही तो होती है, x एक्सिस होती है, तो ये डिस्टेंस कितनी है? 3 है। अब अगला काम मेरा है φ1 φ2 ढूंढने का। तो मैंने कहां से देखते हैं? एंड से देखते हैं वायर के। एंड से देखा तो ये एंगल बन गया कुछ। यहां से देखा तो ये वाला तो डेफिनेटली कितना बनेगा? 90 बनेगा। तो मैं इसको क्या बोल रहा हूं? φ2 90 है और φ1 इसको नाम दे दिया। इसको क्या नाम दे दिया? φ1। अब कंफ्यूज मत होइएगा इस φ1 के साथ और इस φ1, तो जनरल रिप्रेजेंटेशन है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। क्या ये वैल्यू नोट कर ली थी आपने? मैं एक बार इधर लिख देता हूं B1 की वैल्यू, फिर उधर B2 शुरू करेंगे। म्यू नॉट आई अपॉन 10 पाई। किस तरफ आया था? आउटवर्ड। ये B1 आया था मेरे पास। अब B2 की बात करेंगे। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग B2
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 3 है। बहुत केयरफुल सुना, ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल है। एक बार दिमाग में घुसने की देर होती है, क्वेश्चन दिमाग में घुसा नहीं कि आगे से आप सारी बातें क्लियर कर लेंगे। अभी इसका होमवर्क और बाकी है क्वेश्चन का। चलिए आई अपॉन ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। अब फिर से साइन फाई 1 की वैल्यू की जरूरत पड़ गई मुझे। ये वाली डिस्टेंस तो 3 है, क्या ये वाई एक्सिस पर ये 0.4 है, तो ये वाला ऑब्वियसली फिर कितना है, 5 है। तो साइन फाई 1 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर कितना है, 4 है, दैट इज 4/5 प्लस 1। 1 कहां से आया, साइन 90। फिर से एलसीएम ले लीजिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन 3, 5 प्लस 4 यानी कि 9/5। कुछ कट रहा हो तो काट दीजिए, 3 से 3 टाइम्स कट गया बस, और तो कुछ कटा नहीं। तो ये बन गया म्यू नॉट इंटू 3i/20 पाई। डायरेक्शन पता कर लेंगे, डायरेक्शन देखेंगे, करंट चल रही है डाउनवर्ड, राइट हैंड की फिंगर्स को डाउनवर्ड रखा, पाम रख ली उस पॉइंट की तरफ, फिस्ट क्लोज कर दी, थंब अगेन आउटवर्ड आ गया, आउटवर्ड आ गया तो फिर से मैंने क्या लिख दिया, आउटवर्ड। अब इसके आगे की कहानी मैं नहीं बताऊंगा। एक वेक्टर v1 है, एक वेक्टर v2 है, दोनों आउटवर्ड हैं, यानी कि सेम डायरेक्शन में है। अब नेट फील्ड निकालने के लिए इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा, दोनों आउटवर्ड तो दोनों पॉजिटिव। बहुत बकवास कर लिए मैंने इतनी देर, क्या आपको समझ में लग गया है, कुछ भी लग जाना चाहिए इतनी देर में, तो क्लियर है ना इतनी बार। अब आज का होमवर्क, आप देखिए कुछ नई बात करते हैं, हटा रहा हूं सभी। ये समझ में लगा, क्वेश्चन नहीं लगा। कई लोगों ने अटेम्प्ट भी किया था, बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन कुछ लोगों ने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया है और बिल्कुल सही करके भेजा भी था हमारे पास। ऐड तो कर लेंगे ना, आंसर मत समझ लेना। ये भी कुछ ऐसे भी नालायक हैं जो यहीं पे लिख के छोड़ देंगे, आगे करते नहीं। हमने हर बच्चे की करतूत पता है हमें। आधे ऐसे, नाम नहीं लूंगा लेकिन आधे से ज्यादा ऐसे होंगे, नाम तो सबके पता भी नहीं। अरे भूलने लगे हैं नाम हम आपके, कुछ याद दिलाओ हमें, कुछ अटेंडेंस लगाओ। इतने दिन हो गए हम आपके नाम ही भूल गए हैं, थोड़ा अटेंडेंस वगैरह लगाओ। चलिए एक होमवर्क का क्वेश्चन, हम तो ऐसे भूल गए कि क्या चल रहा था। होमवर्क का क्वेश्चन क्या है, देखिए ए बी सी डी एक लूप टाइप का है। एबीसीडी क्या है, एक लूप टाइप का है। ये इसमें करंट है, ये ध्यान रखना, ये लूप यहीं तक है केवल, ये नहीं है लूप। इसमें 2 सर्कुलर पार्ट है, 2 सर्कुलर आर्क हैं और 2 स्ट्रेट लाइंस हैं। लूप की डिजाइन समझ में आ रही होगी ना, ये थोड़ा सा, ये सर्कुलर पार्ट आर्क है 2 और 2 क्या है, स्ट्रेट लाइंस हैं। ये इसका सेंटर है ओ, और क्या कह रहे हैं कि करंट जो है वो इस लूप में 2 एम्पियर की करंट है। इस लूप में जो करंट घूम रही है वो कितनी है, 2 एम्पियर की करंट है। साथ में ये कह रहे हैं कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस, O से C तक की डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर, और C से B तक की जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज 2 सेंटीमीटर। क्लियर है इतनी बात।
ऑब्वियसली यही क्रिटिकल है, ये tan टू इक्वल है कहानी। ये एंगल जो है, दिस एंगल इज 60 डिग्री। फाइंड फील्ड एट ओ पर फील्ड फाइंड करना है। आई थिंक समझ में होगी कहानी, ऐसा किया हुआ है हमने इससे पहले भी, तब सिंगल आर्क हुआ करता था, आपकी बार 2 आर्क है। कहानी वही सिंपल है, सिंपल ही है, तो मैं बताऊं क्यों इतनी, बताऊंगा नहीं, अब देखूंगा आप कहां तक पहुंचे हैं। चलिए, ये तो कहानी अब तक की हो गई हमारी, जो हमने तब तक पढ़ा है उतना मैंने एक एक करके पूछ लिया है। क्या आप लोग मेरी 1-2 बात की चेकलिस्ट बताइएगा, क्या आप इतने दिन में मैंने बोला था कि जितने भी तरह के मैंने डायरेक्शंस निकालनी सीखी हैं, किसी भी तरीके की हो, क्या वो आपने रोज 4-4, 5-5 डिजाइन बना के चेक करना शुरू किया अपना लेवल? अब तक नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया, पहली कमी। ये चेकलिस्ट जब तक नहीं होगी आगे नहीं बढ़ पाएंगे आप। कंप्लीट होना चाहिए, बॉक्स टिक होना चाहिए, कौन सा? सेल्फ प्रैक्टिस का, डायरेक्शन की। दूसरा, क्या आपको सारे डेरिवेशन तैयार हैं? अब तक जितने किए हैं हमने, 3 डेरिवेशन कर लिए हैं, इनफैक्ट तैयार होने चाहिए। ऐसा क्यों कह रहा हूं? कल हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। जैसे फर्स्ट चैप्टर में जितनी वैल्यू गॉस थ्योरम की थी, उतनी ही वैल्यू इस चैप्टर में एम्पियर्स लॉ की है। एम्पियर का एक लॉ है, सिमेट्रिकल सिचुएशंस में फील्ड निकालना चुटकियों में आसान कर देता है, बहुत आसान सिचुएशन बना देता है। जैसे गॉस थ्योरम थी, हेल्प से क्या करते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। सिमेट्रिकल सिचुएशंस में इन दी सेम वे एम्पियर्स लॉ हेल्प करेगा हमारी सिमेट्रिकल सिचुएशंस में मैग्नेटिक फील्ड निकालने में। बहुत आसान सा एक टॉपिक है, लेकिन इसको शुरुआत करने में, पिकअप करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि एकदम नया सा फील आता है हमें। कुछ बातें ऐसी भी होती है जो हमसे छुपाई भी जाती है, तो एक एक बात उजागर करेंगे हम कल मिलेंगे इस एम्पियर्स लॉ के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिए लिख के रख लीजिएगा ऊपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज से ही हेडिंग डाल के, और इंतजार करिएगा कल के लेक्चर का। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।